उसके बाद आते हैं, हाँ ठीक है, देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार भारत का है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है। अच्छा, भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय। ठीक है। और जो भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है। वो प्रयागराज के समीप कहाँ से गुजरता है? मिर्जापुर से गुजरता है। ठीक है। और ग्रीनविच मध्य समय से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। मतलब हम लोग 5.5 घंटा पहले, हाँ, उनसे है। उसके बाद ये जो मानक समय रेखा है ये भारत में 5 राज्य से होके गुजरता है। क्या राज्य से? 5 राज्य। कौन कौन राज्य है, नाम याद है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर क्या है? गुजर जाती है। ठीक है। हाँ, और एक हम लोग पढ़े हैं कि जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री भी भारत को आधा आधा भाग में बांट देता है, नहीं? तो कर्क रेखा और ये समय मानक समय रेखा भारत के किस राज्य में आपस में मिलते हैं? छत्तीसगढ़ में। याद रखना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में आके मिल जाता है। उसके बाद भौगोलिक विस्तार की बात की जाए तो उत्तर से दक्षिण में है 3214, मतलब उत्तर सबसे ऊपर में, सबसे उत्तर जो है ऊपर, सबसे नीचे, तो सबसे ऊपर में अगर हम जाएंगे तो इंदिरा कॉल है। कौन है? मतलब इंदिरा कॉल से लेके इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल से लेके कन्याकुमारी तक का अगर दूरी लिया जाए तो कितना है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, 3214। अगर पूरब से पश्चिम अगर जाएंगे तो कितना दूरी जाना पड़ेगा? 2933 किलोमीटर। अच्छा, स्थलीय सीमा कितना है भारत का? 15,200 किलोमीटर। ठीक है। जो भारत का स्थल से जो सीमा जितना लगता है, जैसे कि बांग्लादेश के साथ है ना 4096 किलोमीटर, चाइना के साथ है 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ लगभग 3300 किलोमीटर है, पाकिस्तान के साथ 3300 है, नेपाल से 1700 1750 के आसपास है। इस तरह से भूटान के साथ है, अफगानिस्तान, सबको हम जोड़ देते हैं तो लगभग 1500 किलोमीटर पूर जाता है। कितना? 1500 किलोमीटर। उसके बाद देखिए इसका जो जलीय सीमा है, क्या है? जलीय सीमा। जलीय सीमा जो है 11,098 है। कितना है? 98 किलोमीटर। ठीक है। फिर हम जब बात करते हैं प्रादेशिक जल सीमा का, है ना, जो भी देश है जितना भी समुद्र से सटा हुआ है तो उसका प्रादेशिक जल सीमा है, तो उसमें समुद्र तट से कितना है? 12 मील दूर, 12 मील तक इसका है। संलग्न क्षेत्र में अगर बात की जाए तो प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक। ठीक है, संलग्न क्षेत्र कहलाता है भारत का, जहां भारत जितना भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी सब है वो अपना करता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र से कितना? 200 समुद्री मील तक, यहाँ तक भारत का अपना क्षेत्र है। ठीक है। उसके बाद अगर भारत की जलवायु की बात की जाए तो किस तरह की जलवायु है? मानसूनी जलवायु है भारत की। ठीक है। क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में क्या है? 7वां। ठीक है। और कुल जनसंख्या, ये हालांकि 2011 का जनसंख्या है, लेकिन अब जो है उसी को पढ़ना है। ठीक है। कितना जनसंख्या है भारत का? 1,21,51,900। 1 अरब है। 2000, अभी तो खैर बहुत हो गया। जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में कितना स्थान है? द्वितीय स्थान। पहला पे चाइना है। ठीक है। पुरुष जनसंख्या 62 करोड़ 32,70,258। ठीक है। महिला का है
58,75,75,84,719। ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या, इसमें क्या है कि इसमें जो पूछता है तो परसेंटेज में पूछ देता है। ऐसा क्वेश्चन कई बार देखा गया है। ग्रामीण जनसंख्या कितना है? 68.8%। शहरी जनसंख्या 31.16%। ठीक है। उसके बाद दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात किया जाए 17.64। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है भारत का? 17.64। लिंगानुपात मतलब प्रति हजार पुरुष में महिला की संख्या 943 है। कितना है? 943 प्रति हजार पुरुष पर है। शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो 918 प्रति हजार पुरुष पर। ठीक है। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति वर्ग। ठीक है। उसके बाद पुदुचेरी जो है, पुदुचेरी का जो भौगोलिक विस्तार है, किसका? पुदुचेरी का, वो तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ कहाँ है? तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। पूछ देता है कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका मतलब भौगोलिक विस्तार 3 राज्य में है, तो उसमें पुदुचेरी होगा। क्या होगा? पुदुचेरी। ठीक है। उसके बाद आते हैं कुल साक्षरता। भारत का कुल साक्षरता कितना है? 74.04%। कुल साक्षरता कितना है? 74.04%। पुरुष में, पुरुष की बात की जाए तो 82.14। कितना है? 82.14% है। महिला साक्षरता 65.46। ठीक है। प्रदेश बाद आते हैं राज्यों की संख्या। राज्यों की संख्या 28 है। कितना है? 28 है। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% पे। कितना? भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 10.7% पे पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है। किसका है? पर्वतीय क्षेत्र। हाँ ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार अगर पूछे तो 18.6%। ठीक है। पहाड़ी का कितना है? 18.6%। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7। कितना? 27.7। मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43% पर। ठीक है। उसके बाद कर्क रेखा पर स्थित 8 गो राज्य है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद ठीक है झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। उसके बाद 5 गो राज्य ऐसा था जहाँ से समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा गुजरता था, तो था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 18। मतलब अंतर्राष्ट्रीय है, जो दूसरे देश से सीमा अपना संलग्न करता है या बॉर्डर को शेयर करता है, कितना है? 18। ठीक है। भारत में तेल शोधनशालाओं की संख्या कितना है? 23। ठीक है। उसके बाद आते हैं राष्ट्रीय पशु। कहाँ पे? राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु है बाघ। क्या है? हम लोग उस बोलचाल में से शेर बोल देते हैं, लेकिन शेर नहीं है। क्या है? बाघ है। बाघ। ठीक है। बाघ को बाघ का साइंटिफिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय विरासत पशु है ना, विरासत पशु हाथी है। ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस। उसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है ना। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस। राष्ट्रीय पुष्प, पुष्प है कमल। ठीक है। वैज्ञानिक नाम है नीलाम्बो नुसीफेरा है, नीलाम्बो नुसीफेरा। राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है?
राष्ट्रगान जनगण मन। जनगण मन के रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। राजकीय भाषा, राजकीय भाषा हिंदी। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। तो जीव विज्ञान पे, ठीक है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जिसमें बायोलॉजी जो शब्द है वो दो वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगस का अर्थ है अध्ययन। जो भी शब्द है जिसमें लॉजी लगा हुआ है मतलब उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किए थे लेमार्क और ट्रेविस, ठीक है, जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक थे, ठीक है। उन्होंने 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। अब उसमें जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। मधुमक्खी, जो मधुमक्खी होता है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी का जो पालन है उसका अध्ययन को बोलते हैं एपीकल्चर। उसी तरह रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर। रेशम का कीट का सेरीकल्चर, ठीक है। मत्स्य पालन पीसीकल्चर। मत्स्य पालन को पीसीकल्चर, ठीक है। कवकों का अध्ययन, ठीक है। कवक है तो माइकोलॉजी। सवाल का पूछेगा तो फाइकोलॉजी, ठीक है। पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी, है ना। पुष्प का अध्ययन क्या है? एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। मछली का अध्ययन इक्थियोलॉजी, ठीक है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। सांप, सांप का अध्ययन को कहा जाता है ओफियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओफियोलॉजी। सांप के अध्ययन को ओफियोलॉजी। छिपकली है, छिपकली का अध्ययन को सौरोलॉजी। छिपकली के अध्ययन को सौरोलॉजी। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर। काष्ठी पेड़ों का जो संवर्धन है उसको क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर। उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। फूलों की अध्ययन एंथोलॉजी। देखो, एक है फूल की खेती और एक है फूल का अध्ययन। तो फूल का जो खेती हुआ उसमें कल्चर जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? कल्चर। तो हो गया फ्लोरिकल्चर। लेकिन फूल का जो अध्ययन करेंगे उसमें लॉजी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? लॉजी लगा देंगे, तो एंथोलॉजी, ठीक है। घास का वैज्ञानिक नाम हाँ, वैज्ञानिक अध्ययन। घास का जो वैज्ञानिक अध्ययन है एग्रोस्टोलॉजी उसको कहा जाता है। अच्छा, पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधों का जो अध्ययन होता है उसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स। अब आता है जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक एरिस्टोटल, जिसको हम लोग अरस्तु कहते हैं, उनके समय में हुआ था। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार को क्या किए थे? प्रकट किए थे। इसलिए अरस्तु को, इसको अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं? अरस्तु को। फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के भी जनक बोला जाता है। किनको? अरस्तु को, ठीक है। ओके। जीव विज्ञान के प्रमुख नियम, सिद्धांत के प्रवर्तक है ना,
कि आनुवांशिकता का सिद्धांत कौन दिए थे? मेंडल दिए थे। आनुवांशिकता का सिद्धांत कौन दिए थे? मेंडल। उसके बाद जीव सिद्धांत दिए थे डीएच मॉर्गन। जीव सिद्धांत कौन दिए थे? डीएच मॉर्गन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिए थे ह्यूगो डी ब्रिज। कौन दिए थे? ह्यूगो डी ब्रिज। उसके बाद कोशिका सिद्धांत दिए थे स्लाइडेन और स्वान। कोशिका सिद्धांत कौन दिए थे? स्लाइडेन और स्वान। जीव द्रव सिद्धांत दिए थे हार्टविग। कौन दिए थे? हार्टविग। उसके बाद उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम कौन दिए थे? लेमार्क। जो उपार्जित लक्षण है उसका वंशानुगति का नियम दिए थे लेमार्क। ठीक है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत मतलब जिसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, उसका प्रवर्तक कौन थे? चार्ल्स डार्विन। कौन थे? डार्विन। उसके बाद द्विनाम पद्धति बहुत फेमस, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस। उसके बाद डीएनए कुंडन मॉडल वाटसन और ग्रीक। ठीक है। अब आते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। कहाँ आते हैं? जीवधारियों का वर्गीकरण। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूह में विभाजित किया गया था। जो अरस्तु साहब थे उन्होंने जीवधारियों को क्या भाग में बांट दिया था? दो भाग में बांट दिया था। एक जंतु समूह और एक वनस्पति समूह। फिर लिनियस आए। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों के दो जगत, जंतु जगत और पादप जगत में क्या किया था? विभाजित कर दिया था। ठीक है। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसीलिए लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको बोला जाता है? कैरोलस लिनियस को। ठीक है। क्योंकि वो जो जीवधारियों को जो दो भाग में बांटे थे अपने पुस्तक में सिस्टेमा नेचुरी में, उसके कारण क्या हुआ था कि एक नई आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी थी, जिसके कारण उनको आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा गया। ठीक है। 735 में कार्ल लिनियस ने प्रकृति का वर्गीकरण 3 जगहों में नहीं बल्कि 2 जगतों में किया था। 3 जगत में नहीं बल्कि 2 जगत में, पादप और जंतु जगत। ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में खनिजों को भी एक अलग वर्ग में रखा था। ठीक है। लेकिन आमतौर पर इसे जगत नहीं माना जाता। वास्तव में प्रकृति के 3 जगत का वर्गीकरण लिनियस ने नहीं बल्कि अर्नेस्ट हैकेल ने प्रस्तावित किया था, जिसमें पादप जंतु और प्रोटिस्टा शामिल था। ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज शुरू हो रहा है, जीवधारियों का 5 जगत है ना। 5 जगत का अगर पूछेगा तो कौन किया था? विटेकर किया था। कौन किया था? विटेकर साहब आए थे और समस्त जीव जंतुओं को 5 उनको बांट दिए थे। ठीक है। जिसमें कि सबसे पहला था मोनेरा। क्या था? मोनेरा। दूसरा था प्रोटिस्टा। क्या था? तीसरा था प्लांटी पादप। फिर था कवक। उसके बाद था जंतु। ठीक है। 5 गो कौन बांटे थे 5 में? विटेकर। 5 जगत प्रणाली कौन दिए थे? विटेकर ने। कौन कौन था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। ठीक है। अब आते हैं मोनेरा पे। ठीक है। मोनेरा जो है इस जगत में सभी प्रोकार्योटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतु में जीवाणु भी इसी जगत के भाग है। जो मोनेरा जगत में है इसमें सभी कौन सा? प्रोकार्योटिक जीव अर्थात जीवाणु हो गया। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया हो गया तथा आर्कीबैक्टीरिया। नाम याद रखना है, नाम याद रखना है इसमें। साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, जीवाणु। ठीक है। प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या है? प्रोटिस्टा
इस जगत में विविध प्रकार के प्रोटिस्टा में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, ये जो है प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा में क्या है, एक कोशिकीय है ना यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, पादप और जंतु के बीच स्थित क्या है, यूग्लिना है, जो कि किस समूह से संबंध रखता है, प्रोटिस्टा से। किससे, प्रोटिस्टा से। यह दो प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करता है, मतलब सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषी इसके अंतर्गत साधारणतया प्रोटोजोआ आते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि सूर्य मिल गया, रोशनी मिल गया, प्रकाश संश्लेषण कर लिया तो स्वपोषी हो गया, नहीं मिला तो विषम दूसरे से खाना अपना ले लिया। उसके बाद आ जाते हैं पादप जगत में। पादप में इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल हो गया, मॉस हो गया, पुष्पीय तथा औष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के हैं। जितना भी हम लोग पौधा देखते हैं ये सब है किस में, पादप जगत में। ठीक है, उसके बाद आते हैं कवक में। इस जगत में वे यूकैरियोटिक व परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिसमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। मतलब जो भी फंगस वर्ग है, फंगस जगत है, इसमें अवशोषण के द्वारा पोषण होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन के द्वारा। जैसे हम लोग देखते हैं कि गोबर पे गोबर छत्ता रहता है, एक तरह से मशरूम है ना, तो क्या है, वो फंगस है, वो क्या करता है, उसमें से सड़ा गला जो गोबर का भाग है उससे अपना जीवन पोषण करता है। ठीक है, तो पूछेगा जो कवक है उसका पोषण कैसे होता है, तो कहना है अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, इतर पोषी, मतलब दूसरे के पर निर्भर रहता है, दूसरे के द्वारा उसको पोषण प्राप्त होता है। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। परजीवी मतलब जो दूसरे के शरीर में रहे, दूसरे आधारित नहीं, परजीवी मतलब पैरासाइट, जो दूसरे के शरीर में रह के और उससे अपना पोषण प्राप्त करता है, वो हुआ परजीवी। ठीक है, अथवा मृतोपजीवी जिसको सेप्रोफाइटिक बोलते हैं, तो जो मृतोपजीवी हुआ उस वही सरल गलाल चीज सबको अवशोषित करके अपना जीवन यापन करता है। अच्छा, जो ये क्वेश्चन एक बार पूछ देता है कई बार, इसका जो कोशिका भित्ति होता है कवक का, वो काइटिन नामक जटिल शर्करा से बना होता है। कोशिका का, ये कवक का जो कोशिका भित्ति है किससे बनता है, काइटिन नामक जटिल शर्करा का बना होता है। ठीक है, अब आते हैं जंतु जगत में। ठीक है, जंतु जगत में हम लोग भी हैं। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यानी होलोजोइक यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाजोआ। हाइड्रा हो गया, जेलीफिश, कृमि सितारा, मछली, सरीसृप, उभय पक्षी, स्तनधारी, जितना भी है सब आ गया जंतुए जगत में। ठीक है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है, जाति है। क्या है, मतलब जो हम वर्गीकरण करते हैं इसका जो आधारभूत इकाई क्या है, जाति है। ठीक है, अब आते हैं जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। कहाँ पे, द्विनाम पद्धति पे। तो द्विनाम पद्धति के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं कि कौन किए थे, कैरोलस लिनियस। द्विनाम पद्धति के बारे में, हाँ, कैरोलस लिनियस, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता, वर्गीकी का जन्मदाता किसको कहते हैं, कैरोलस लिनियस को। ठीक है, उसके बाद आते हैं कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। ठीक है, इसमें हम लोग को कुछ जीवधारी है उसका वैज्ञानिक नाम याद रखना है। ठीक है, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य का है होमो सैपियंस। मनुष्य का क्या है, मनुष्य का है होमो सैपियंस। फ्रॉग यानी मेढक का है राना टिग्रीना। क्या है, राना टिग्रीना। मेढक का है राना टिग्रीना।
फिर बिल्ली है, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। फिर डॉग है, डॉग का है, कुत्ता का है कैनिस फैमिलियरिस। कुत्ता का क्या है? कैनिस फैमिलियरिस, कैनिस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये जो हम नाम देख रहे हैं इसमें पहला शब्द वंश तथा दूसरा जाति सूचित करता है। पहला किसको सूचित करेगा? वंश, पहले वंश फिर जाति, ठीक है। तो हम लोग जो अभी नाम याद कर रहे हैं, जैसे होमो सैपियंस हो गया मानव का नाम, तो इसका वंश का नाम हो गया होमो और सैपियंस हो गया जाति। उसी तरह हम कुत्ता का है कैनिस फैमिलियरिस है, तो कुत्ता का वंश हो गया कैनिस और फैमिलियरिस हो गया जाति, ठीक है। काऊ है, हम लोग गाय पालते हैं, काऊ का है वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। काऊ का क्या है? बॉस इंडिकस। फिर मक्खी है, मक्खी है मस्का डोमेस्टिका, मक्खी का मस्का डोमेस्टिका। उसके बाद आते हैं आम पे, आम का है मैंगिफेरा इंडिका, मैंगिफेरा इंडिका। धान का है ओराइजा सेटाइवा, धान का क्या है? ओराइजा सेटाइवा। फिर गेहूं, गेहूं का है ट्रिटिकम एस्टिवम, गेहूं का है ट्रिटिकम एस्टिवम। पी यानी मटर, पाइसम सेटाइवम, मटर का क्या है? पाइसम सेटाइवम। चना, चना का साइसर एरिटिनम, चना का क्या है? साइसर एरिटिनम, चना का क्या है? साइसर एरिटिनम। सरसों ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, सरसों का क्या है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है। अब आते हैं कोशिका विज्ञान पे। कहाँ पे आते हैं? कोशिका विज्ञान। तो सबसे पहले है प्रोटोप्लाज्म, जिसको बोला जाता है जीव द्रव्य। क्या बोला जाता है? हाँ, तो जीव द्रव्य क्या? प्रोटोप्लाज्म का मतलब हुआ कि जितना भी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म हुआ और न्यूक्लियस के अंदर हुआ न्यूक्लियोप्लाज्म, वो दोनों को जब मिला देंगे तो बन जाता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकेंजे के द्वारा किया गया था। जीव द्रव्य के जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म का नामकरण कौन किए थे? पुरकेंजे। जीव द्रव्य, जो जीव द्रव्य होता है एक तरल गाढ़ा रंगीन पारभासी लसलसा वजनयुक्त पदार्थ होता है। जीव की सारी जैविक क्रिया इसी के द्वारा होती है, इसीलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? जीव द्रव्य को, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जीव द्रव्य दो भागों में बटा होता है। जीव द्रव्य क्या भाग में? दो भाग में। एक होता है कोशिका द्रव्य और होता है केंद्रक द्रव्य। कौन होता है? हाँ, तो कोशिका द्रव्य का मतलब हुआ कि केंद्रक और कोशिका, यह कोशिका कोशिका द्रव्य जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म यह कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। मतलब जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली के अंदर बहुत सारा पानी ही है, उसके अंदर में हो गया क्या? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस से लेके कोशिका झिल्ली तक जो पानी वाला द्रव वाला भाग है क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद केंद्रक द्रव यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, यह कोशिका में केंद्रक के अंदर में रहता है। जो कोशिका में जो केंद्रक है उसके अंदर में जो द्रव है वो क्या हो जाएगा? केंद्रक द्रव। तो एगो कोशिका के अंदर में द्रव है और एक केंद्रक के अंदर में द्रव है, तो जब दोनों को मिल जाएंगे, मिला देंगे तो क्या बनेगा? प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, ठीक है। जीव द्रव्य का 99% भाग 4 तत्व से मिलकर जो जीव द्रव्य है उसका लगभग 99% भाग किससे बनकर मिलता है? हाँ, ये 4 चीज से। ऑक्सीजन जिसमें
76%, कार्बन 10.5, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 2.5%। ठीक है। जीव द्रव का 99% भाग में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, कितना प्रतिशत? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कितना परसेंट? 76%। ऑक्सीजन के बाद हो गया कार्बन 10.5%। ठीक है। हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5%। ठीक है। जीव द्रव का लगभग 80% भाग क्या है? जल है। जीव द्रव का 80% भाग क्या है? जल है। उसके बाद जो जीव द्रव होता है प्रोटोप्लाज्म, उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों, है ना, का अनुपात कितना है? 81:19। मतलब जो जीव द्रव है उसमें 81% क्या है? अकार्बनिक है पदार्थ और 19% है कार्बनिक पदार्थ। जीव द्रव में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात अगर पूछेगा तो 81:19 है। कितना है? 81:19। मतलब जीव द्रव में अकार्बनिक है 81, अकार्बनिक है 19। ठीक है। अब बात करते हैं सेल यानी कोशिका की। किसकी? कोशिका की। कोशिका जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ठीक है। उसके बाद फिर कोशिका का अध्ययन पूछता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। ठीक है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक किए थे। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक, 1665। रॉबर्ट हुक कब किए थे? 1665। और इन्होंने कॉर्क में कोशिकाओं की खोज किया था। कहाँ किया था? कॉर्क में किया था। एंटोन वन लीeuwenhoek ने 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका का, ठीक है, कोशिका का खोज कहेगा तो रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका कहेगा तो लीeuwenhoek। रॉबर्ट हुक 1665 में मृत कोशिका था। ठीक है। जीवित कोशिका कौन किए थे? एंटोन वन लीeuwenhoek। ठीक है। शैवाल स्पाइरोगाइरा पहली जीवित कोशिका थी जिसने लीeuwenhoek ने माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा था। जो हम लोग बोलते हैं कि जीवित कोशिका का खोज किया था लीeuwenhoek ने, वो किसको देखा था सबसे पहले? शैवाल स्पाइरोगाइरा को। ठीक है। उसकी कोशिका को सबसे पहले उन्होंने देखा था माइक्रोस्कोप के द्वारा। अच्छा, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु, हाँ, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम का है। ठीक है। सबसे छोटी कोशिका किसकी है? किसका है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। सबसे लंबी कोशिका जो न्यूरॉन्स जिसको बोला जाता है, उसको, उसका जो वो जो है सबसे लंबी कोशिका होता है उसका। ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका, हाँ, मानव का नहीं है, वैसे ओवरऑल पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 और 39 में मैथियस स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कौन दिया था? स्लाइडेन और स्वान। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे? स्लाइडेन और स्वान ने। ठीक है। लेकिन उनका जो ये सिद्धांत रहा, ये बताने में असफल रहा कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। मतलब कोई भी नया कोशिका जो बनता है उसका निर्माण कैसे होता है, ये स्लाइडेन और स्वान ने नहीं बता पाया था। ठीक है। लेकिन पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। कौन बताया था? रुडोल्फ विर्चो ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ये मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जब स्लाइडेन और स्वान जब ये चीज़ को बताने में असमर्थ रहे, तो फिर एक वैज्ञानिक आए, रुडोल्फ विर्चो। ठीक है। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि कोशिका विभाजित भी होता है और नया कोशिका का निर्माण पुराने वाले कोशिका के द्वारा किया जाता है। ठीक है। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें 3-4 बात है, याद रख लेना है। सभी कोशिका
वह कोशिका उत्पाद से बना होता है। क्या होता है? सभी कोशिका उसका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होता है। क्या है? सभी कोशिका पूर्व निर्मित। ये कौन बताए थे? रुडोल्फ विर्चोव। ठीक है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता मतलब क्रिएटर होता है। जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस, वही मेन इसका होता है। ठीक है, कि कोशिका का निर्माण जो क्रिया से होता है, ब्रेन भी कहा जाता है न्यूक्लियस को, जो कि सारा संचालन किसके द्वारा किया जाता है? न्यूक्लियस के द्वारा। ठीक है। उसके बाद आते हैं कोशिका। कोशिका दो प्रकार का, एक प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक। ठीक है। प्रोकैरियोटिक ये जीवाणु, नीलहरी शैवाल, माइकोप्लाज्म, प्लूरोन्यूमोनिया, समजीव, पीपीएलओ जिसको बोला जाता है, इस सब में मिलता है। ठीक है। मतलब जो भी प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका जीवाणु हो गया, ठीक है, नीलहरी शैवाल हो गया, माइक्रोप्लाज्मा और प्लूरोन्यूमोनिया समजीव में मिलते हैं। इसका मूलभूत संगठन आकार व आकार में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। मतलब इसका जो मूलभूत संगठन है वो आकार व आकार में विभिन्नता के बावजूद भी एक सा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। कोशिका भित्ति इसमें होता है, लेकिन क्या होता है? किससे घिरा होता है? कोशिका झिल्ली से, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल वॉल इज बॉन्डेड बाय सेल मेम्ब्रेन। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में होता है ना। साइटोप्लाज्म क्या था? साइटोप्लाज्म के बारे में जो हम लोग अभी पढ़े थे, कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव होता है, वही ना हुआ। हाँ, तो इसमें जो साइटोप्लाज्म है एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है। मतलब कोई भी जिसको हम स्पष्ट कर सके कि ये केंद्रक है, इस तरह इसमें नहीं है। सब एकदम एक ही जैसा रहता है। अनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न मतलब खुला हुआ, इसका जो भी अनुवांशिक पदार्थ है मुख्य रूप से खुला हुआ, नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होता है। मतलब केंद्रक झिल्ली के द्वारा ये घिरा हुआ नहीं रहता। उसके बाद जीमोनिक डीएनए के अतिरिक्त, जिसमें एकल सूत्र या गोलाकार डीएनए जीवाणु में सूक्ष्म रूप डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वृत्त को प्लाज्मिड कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटों के अंगक नहीं पाए जाते हैं। मतलब प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक के अंगक नहीं पाया जाता है। जितना भी अंगक है वो सब इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है। अधिकांश नहीं पाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका विशेषकर जीवाणु हो गया, जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है जो दृढ़तापूर्वक बंध कर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं। बाह्य परत को ग्लाइकोलेक्सिक, ठीक, उसके बाद कोशिका भित्ति एवं जीवद्रव झिल्ली होती है। तीन गो उसमें रहता है लेयर। क्या गो लेयर रहता है? 3 गो लेयर। ठीक है। बाह्य परत को कहते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। क्या कहते हैं? ग्लाइकोकेलिक्स। ठीक है। उसके बाद कोशिका भित्ति और जीवद्रव झिल्ली। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन। जीवद्रव झिल्ली का प्रकृति में अर्धपरागम्य होते हैं। कैसे होते हैं? अर्धपारगम्य। ठीक है। और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। ठीक है। अर्धपरागम्य है, पारगम्य है, जिसका मतलब हुआ सेमी परमिएबल। मतलब जो चीज का जरूरी है उसको रखेगा और जो नहीं है उसको क्या कर देगा? बाहर कर देता है। सेमी परमिएबल मतलब कुछ को परमिशन देगा, कुछ को नहीं देगा। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीव द्रव
जो जीव द्रव झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है उसको कहते हैं मीसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीसोसोम, मीसोजोम। ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नीलहरित जीवाणु के कोशिका द्रव में झिल्ली में विस्तार होता है, उसको कहते हैं वर्णकी लवण, वर्णकी लवण। ठीक है। इसमें वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वर्णक आगे जाके पढ़ेंगे 3 गो होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जिसमें क्रोमोप्लास्ट हो गया जितना भी फूल पत्ती है वो सब का रंग देता है। ठीक। क्लोरोप्लास्ट हो गया जो जिसमें क्लोरोफिल नमक रहता है, जो खाना वाना बनाने में मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद फिर ल्यूकोप्लास्ट जैसे कि मूली हो गया, खाद्य पदार्थ को संरक्षित करके रखने वाला होता है, वो आ जाता है ल्यूकोप्लास्ट में। तो वर्णक 3 प्रकार का। अब वर्णक हमेशा पाया जाएगा पौधा का जो पादप जगत है उसमें पाया जाता है। ठीक है। करेंट अफेयर्स। संवैधानिक पदाधिकारी में भारत का अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत का क्या राष्ट्रपति है? 15वां। ठीक है। उपराष्ट्रपति अभी कौन है? सीपी राधाकृष्णन। कौन है? हाँ, ये भी 15वें हैं। और मजे की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो भी 15वें प्रधानमंत्री है। मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनका क्रम अगर देखा जाए तो 15वां है। ठीक है। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का है BR गवई, 52वां है। थोड़ा सा आप क्रम याद रख लेना है, कभी कभी पूछ देता है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? BR गवई। मुख्य न्यायाधीश BR गवई। उसके बाद राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है न्यायमूर्ति? प्रकाश श्रीवास्तव। राकेश जी बोलिए, बोला करिए। उसके बाद संसदीय प्रमुख में सभापति राज्यसभा कौन है? सीपी राधाकृष्णन। जो सभापति राज्यसभा का जो सभापति है वो कौन है? सीपी राधाकृष्णन। उसके बाद ये जो 18वीं लोकसभा है उसका अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। जो कोटा का सांसद है, कोटा से सांसद है ओम बिरला। और उनकी बेटी इस बार यूपीएससी पिछले साल क्लियर की थी। ठीक है। उसके बाद निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। 26वां है ज्ञानेश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। फिर आते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कैग। ठीक है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल संजय मूर्ति। कौन है? संजय मूर्ति। न्यायमूर्ति और महालेखा परीक्षक कौन है? संजय मूर्ति। संजय मूर्ति। उसके बाद महालेखा महानियंत्रक है TCA कल्याणी। कौन है? TCA कल्याणी। उसके बाद निजी सचिव प्रधानमंत्री के कौन है? निधि तिवारी। निजी सचिव निधि तिवारी। ठीक है। हाँ। राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव। राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव। उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका। कौन है? तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका क्या है? वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के यानी IB के निदेशक हैं। कौन है? हाँ, तपन कुमार डेका। उसके बाद रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको हम लोग रॉ कहते हैं, भारत का काफ़ी खुफिया है, उसके प्रमुख है पराग जैन। कौन है? पराग जैन। ठीक है। रॉ का कौन है प्रमुख? पराग जैन। उसके बाद SSB मतलब सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक संजय सिंघल। कौन है? SSB का है संजय सिंघल। फिर CISF के महानिदेशक
परवीन परवीन नहीं है, परवीर है, प्रवीर रंजन। हाँ, फिर आईटीबीपी के महानिदेशक प्रवीण कुमार। आईटीबीपी के कौन है? हाँ, आईटीबीपी के हैं प्रवीण कुमार। एनसीसी के महानिदेशक है वीरेंद्र वत्स। एनसीसी के वीरेंद्र वत्स। आरपीएफ की पहली महिला निदेशक, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, कहा कि पहली महिला लग गया। पहली महिला महानिदेशक रेलवे का है, रेलवे सुरक्षा बल, सोनाक्षी मिश्रा। क्या नाम है? सोनाली मिश्रा। ठीक है, सोनाली मिश्रा। उसके बाद अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी हुआ ना, उसका है अजय कुमार। कौन है? अजय कुमार। 23वां विधि आयोग के अध्यक्ष है दिनेश महेश्वरी। कौन है? दिनेश महेश्वरी। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है विजया किशोर रहाटकर। ठीक। 15वें और 16वें वित्त आयोग कौन है? देखो 16वें है, 16वें अरविंद पनगढ़िया, 15वें है एनके सिंह। ठीक है। अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है सीवी रामा सुब्रमण्यम। 9वां। ठीक। फिर आते हैं अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का तुहिन कांत पांडे। कौन है? तुहिन कांत पांडे। नाम भी सुना रहेगा तो टिक मरा जाता है क्या? अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का जो है अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे। ठीक है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष रवि अग्रवाल। सीबीडीटी के कौन है? रवि अग्रवाल। ठीक है। जो हम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है यूआईडीएआई, उसका है भुवनेश कुमार। कौन है? भुवनेश कुमार। फिर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का गुरदीप सिंह। एनटीपीसी का कौन है? गुरदीप सिंह। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ना। अच्छा, भारत में क्या गो महारत्न कंपनी है? 14 गो। क्या गो है? 14 गो महारत्न कंपनी है। उसमें ये अभी किसका हम नाम लिए हैं? बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसमें है संजय खन्ना। कौन है? उसके निदेशक हैं। ये जितना भी होता है महारत्न कंपनी, उसमें या तो अध्यक्ष नहीं तो निदेशक के पद पे उसका पद रहता है। तो इस सब में पूछ देता है कभी कभी, तो याद रहना चाहिए। उसके बाद है एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ना। एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम का तो पेट्रोल भी भरवाते हैं। विकास कौशल है। कौन है? विकास कौशल। एचपीसीएल का है विकास कौशल। फिर आरईसी मतलब ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का जो है रीजनल, उसका है जितेंद्र श्रीवास्तव। कौन है निदेशक? जितेंद्र श्रीवास्तव। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कौन है निदेशक? डीके सुनील। राकेश बाबू कौन है? डीके सुनील। अध्यक्ष भारतीय विमानपत्तन एएआई जो है ना, एएआई विपिन कुमार है। कौन है? विपिन कुमार। अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी है ना। यूजीसी का कौन है? विनीत जोशी। कौन है? विनीत जोशी। ठीक है। पहली महिला कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसको इग्नू बोला जाता है, उसका प्रोफेसर उमा कांजी लाल है। कौन है? उमा कांजी लाल। इग्नू का पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर उमा कांजी लाल। ठीक है। उसके बाद बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं, उसके कुलपति बनाए गए हैं अजीत कुमार चतुर्वेदी। बीएचयू के
अजीत कुमार चतुर्वेदी। फिर सीबीएसई जो है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई के हैं राहुल सिंह। कौन है? राहुल सिंह। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष बने हैं विवेक गुप्ता। कौन बने हैं? हाँ। इसरो का इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसरो का अध्यक्ष वी नारायण, है ना? वी नारायण, ठीक है। उसके बाद सीईओ और एमडी है ब्रह्मोस और एयर स्पेस का डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्री जोशी। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है उसका निदेशक है डॉक्टर ए राजराजन। आते हैं आधुनिक भारत। भारत का जो आधुनिक इतिहास है उसके बारे में, तो उसमें उत्तरकालीन मुगल सम्राट से शुरू करते हैं, जहाँ बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह से, कहाँ से? बहादुर शाह। लगभग 2 वर्ष के उत्तराधिकार के संघर्ष के बाद, है ना, कि कौन उत्तराधिकार होगा, उसका संघर्ष हुआ 2 साल तक। उसके बाद 63 वर्षीय शाहजादा मुअज्जम, जब हम लोग को पता है औरंगजेब का जब मृत्यु हुआ था तो बेटा सब में क्या हो गया? लड़ाई हो गया। 2 वर्ष तक संघर्ष चला। 2 वर्ष के संघर्ष में अंतिम में उसका 63 वर्षीय शाहजादा मुअज्जम जो आगे जाके शासक बना, और उसने बहादुर शाह की उपाधि धारण की। इसका ओरिजिनल नाम क्या था? मुअज्जम। ओरिजिनल नाम क्या था? मुअज्जम। लेकिन उसने बहादुर शाह का उपाधि धारण किया था, है ना? असली नाम था मुअज्जम, लेकिन क्या किया? बहादुर शाह का उपाधि धारण किया था। इस लड़ाई में इसने अपने भाइयों मोहम्मद आजम तथा कमबख्श की हत्या कर दी। ये जो लड़ाई करके जो ताज जो लिया है, लड़ाई झगड़ा करके दोनों भाई को मार के तब किया, तब बन गया वहाँ का। बाद में इसे बहादुर शाह प्रथम कहा जाने लगा। बाद में इसको क्या बोलने लगा? बहादुर शाह प्रथम। फिर देखो उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ था औरंगजेब के मरने के बाद उसका बेटा सब में, उसमें गुरु गोविंद जो थे वो बहादुर शाह का साथ दिए थे। किसका साथ दिए थे? गुरु गोविंद सिंह। हम लोग जानते हैं सिख के 10वां गुरु, पटना से पटने से थे। उसके बाद मुगलों के स्वतंत्र होने वाले राज और संस्थापक, जो भी राज और अभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, वो मुगल से स्वतंत्र हो गए थे। मतलब मुगल से उसको छुड़ाया गया था कब्जे से। तो अवध को छुड़ाया था शहादत खान। अवध को शहादत खान, ठीक है। हैदराबाद को चिंकिलिज खान या निजामुल मुल्क है, निजामुल मुल्क आसफ शाह। रुहेलखंड का हुआ था वीर दाऊद या अली मोहम्मद खान। रुहेलखंड का वीर दाऊद या अली मोहम्मद खान। बंगाल का मुर्शिद कुली खान। कर्नाटक का सादुतुल्ला खान। भरतपुर का चूड़ामन और बदन सिंह, ठीक है। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहानुल मुल्क की उपाधि दी। जो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह जो था, ठीक है, उसने शहादत खान को बुरहानुल मुल्क की। शहादत खान कौन था? जो बंगाल का है, हाँ। शहादत खान अवध का था। सादुतुल्ला खान था कर्नाटक, ठीक है। शहादत खान का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। कौन था? मीर मोहम्मद अमीन, ठीक है। खाकी खान ने बहादुर शाह को साहिब-ए-खबर की उपाधि दी। बहादुर शाह को साहिब-ए-खबर की उपाधि। बहादुर शाह को साहिब-ए-खबर की उपाधि कौन दिया था? खाकी खान। हाँ। आते हैं जहांदार शाह जुल्फिकार खान की मदद से जहांदार शाह शासक बना। जहांदार शाह जुल्फिकार खान के मदद से क्या बनता है? शासक बनता है। जुल्फिकार खान को प्रधानमंत्री बनाया।
उसने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए इजारा प्रथा की शुरुआत की। क्या की? इजारा प्रथा की शुरुआत की। ठीक है। जहांदार शाह ने भी जजिया कर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जजिया कर लगता था, उसको समाप्त कर दिया कौन? जहांदार शाह। हाँ, जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की एक वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। हाँ, जो जहांदार शाह था वो अपने शासन काल में लाल कुमारी नाम की एक वेश्या थी, वो उसको हस्तक्षेप करने का अधिकार दे रखा था। आदेश नहीं, अधिकार। कि आप जो अच्छा बुरा लगे उसको कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो लाल कुमारी नामक वेश्या को हस्तक्षेप करने का अधिक आदेश दे रखा था कौन? जहांदार शाह। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु, मुगल कालीन का जो इतिहास है उसमें सैयद बंधु का नाम काफ़ी आता है। सैयद बंधु में हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान को, मतलब जो मुगल कालीन इतिहास में उसको शासक निर्माता के रूप में जानते हैं। क्या? सैयद बंधु को शासक निर्माता के रूप में जानते हैं। किसके निर्माता के रूप में? शासक निर्माता के रूप में। शासक निर्माता के रूप में किसको किसको कहते हैं? मतलब सैयद बंधु। सैयद बंधु में हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान को बोला जाता है मुगल कालीन इतिहास के शासक निर्माता। फिर जहांदार शाह, अभी जो जहांदार शाह पढ़ रहे हैं, जहांदार शाह जुल्फिकार खान की मदद से बन गया था शासक, और जुल्फिकार खान को प्रधानमंत्री बना दिया और उसमें इजारा प्रथा को क्या किया? इजारा प्रथा शुरुआत की। और जजिया कर जो होता था, मतलब जो मुस्लिम नहीं है उसके अलावा जितना भी था उस सब पे जितना भी कर लगता था जजिया, उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और जहांदार शाह जो है वो लाल कुमारी नामक वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था, अधिकार दे रखा था। और उसी जहांदार शाह को हम लोग लंपट मूर्ख भी कहते हैं। ठीक, लंपट मूर्ख भी कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं फारूक सियर पे। कहाँ पे? फारूक सियर। सैयद बंधु अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान की मदद से फारूक सियर शासक बना। जो अभी हम लोग पढ़े हैं सैयद बंधु के बारे में, जिसको शासक निर्माता कहा जाता है, वही क्या किए? उसी के मदद से अब्दुल्ला खान और हुसैन अली की मदद से फारूक सियर को क्या बना दिया? शासक। ठीक है। फारूक सियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। फारूक सियर को क्या बोला जाता है? हाँ। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख किसको कहते हैं? जहांदार शाह को। लेकिन फारूक सियर को क्या बोलते हैं? घृणित कायर उसको कहा गया है। हाँ। क्या हुआ था कि 1715 में एक शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया था। यह शिष्टमंडल फारूक सियर के दरबार में 1717 में पहुंचा। उस समय फारूक सियर जानलेवा घाव से पीड़ित था। इस शिष्टमंडल में हैमिल्टन नामक डॉक्टर जिन्होंने फारूक सियर का इलाज किया। इससे खुश होकर इसने अंग्रेज को भारत में कहीं भी व्यापार करने का अनुमति तथा अंग्रेजी सिक्कों को मान्यता प्रदान किया। फारूक सियर द्वारा जारी किए गए इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा। मतलब क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा इसको इसलिए कहा गया क्योंकि 1715 में एक शिष्टमंडल आया भारत और 1717 में पहुंचा फारूक सियर के पास। उस समय फारूक सियर क्या था? बीमार था, घाव हो गया था खतरनाक। घाव को डॉक्टर हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर थे, उसको क्या कर दिए? घाव को ठीक कर दिए। उससे खुश होके अंग्रेज को कहीं भी भारत में व्यापार करने का छूट प्रदान कर दिया। और उसका जो सिक्का था, अंग्रेजी सिक्का, उसको मान्यता प्राप्त कर दिया, जिसके कारण फारूक सियर का ये जो घोषणा किया गया उसको ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है। 1719 में सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फारूक सियर को गद्दी से उतार दिया। देखो, यही सैयद बंधु अभी इसको बनाया है फारूक सियर को क्या?
राजा बना दिया। अब फिर यही जो है सैयद बंधु ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ के सहायता से इसको गद्दी से उतार दिया। उतार ही नहीं दिया, अंधा बनाकर मार भी दिया इसको। सैयद बंधु जो इसको राजा बनाया और अगले ही क्षण क्या करता है, इसको बालाजी विश्वनाथ की सहायता से इसको गद्दी पर से हटा देता है और उसके बाद इसको मार भी देता है, अंधा करके तब मार देता है। सोचो, रफीउद दराजत, इसने मुगल शासकों में सबसे कम दिन शासक किया था। अगर पूछ दे तो सबसे कम कौन किया था, नाम याद रख लेना, रफीउद दराजत। ठीक है। उसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह पे। कहाँ पे? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह इसने निजामुल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं को मौत के घाट उतार दिया। जो मोहम्मद शाह था वो निजामुल मुल्क की सहायता लेकर ये जो दोनों सैयद बंधु था इसको क्या कर दिया, मरवा दिया। तुरानी सैनिक हैदर बेग, तुरानी सैनिक हैदर बेग 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खान की हत्या कर दी और 1724 में निजामुल मुल्क वजीर बना। ठीक है। इसके शासन काल में जो मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह के शासन के दौरान 1737 में, कब? 1737 मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला किया। मराठा पेशवा बाजीराव जो है दिल्ली पर कब हमला किया? 1737 में। उस समय किसका शासन था? मोहम्मद शाह का। इसी के समय ईरान के, देखो ये जो मोहम्मद शाह था, समझा, इसको इसके समय में ईरान का एक सम्राट था नादिर शाह। ठीक है। नादिर शाह 1739 ईस्वी में नादिर शाह आक्रमण कर दिया दिल्ली पर और करनाल के युद्ध में मुगलों को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। ठीक है। हैदराबाद की स्थापना तुरानी किया था और अवध का स्थापना ईरानी ने। ठीक है। अवध का तो इसे शहादत खान है, तो ईरानी होगा कोई। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। जिस समय 1739 में इधर शासक था मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह। उस समय ईरान यानी फारस, अभी जो ईरान जो है ना, ईरान देश, वो पहले फारस था। तो फारस का सम्राट था कौन? नादिर शाह। तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। सैन्य शक्ति उसका इतना तगड़ा था जिसके कारण उसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह जो है लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेके कहाँ चला गया? फारस। वापस अपना चल गया। ठीक है। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह, है ना। मोहम्मद शाह को हम लोग रंगीला बादशाह भी कहते हैं। क्या पूछ देता है कि रंगीला बादशाह किसको कहते हैं? तो कौन है? मोहम्मद शाह। जहांदार शाह को कौन सा बादशाह बोलते हैं? लंपट मूर्ख। फारूक शेर को बोला जाता है घृणित कायर। ठीक है। और मोहम्मद शाह को बोला जाता है रंगीला बादशाह, साहेब खबर। जहांदार शाह, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। ठीक है। बहादुर शाह, बहादुर शाह को साहेब खबर खाकी खान दिया था न। ठीक है। उसके बाद तख्ते ताज पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। मतलब सुंदर स्त्री सबको देखता था तो उसके प्रति रुझान रहता था, उसके कारण मोहम्मद शाह को क्या कहा गया? रंगीला बादशाह। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। एक संगीतकार भी था, उसमें अनेक ख्याल का रचना करता है। ठीक है।
मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद के चिंगलीज खान ने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। हैदराबाद का कौन किया? चिंगलीज खान या निजामुल मुल्क, जिसको आसफ शाह भी कहा जाता है। क्या? आलमगीर। उसके बाद ठीक है अहमद शाह। यह एक अहमद शाह जो था यह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। इसके राज्यकाल के सभी काम उद्यम बाई को सौंप दिए थे, जिसे किबला आलम की उपाधि दी गई। हाँ, राज्यकाल के सभी काम उद्यम बाई को सौंप दिए, जिसे क्या कहा गया? किबला आलम। फिर आते हैं आलमगीर द्वितीय। यह जहांदार शाह का पुत्र था। आलमगीर द्वितीय किसका बेटा था? जहांदार शाह का किसका बेटा था? जो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था, उसका बेटा हुआ आलमगीर। कौन हुआ? आलमगीर द्वितीय। इसी के समय 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध इसी के समय हुआ था। जहांदार शाहजहां तृतीय। ठीक है, इसे मुही उल मित्तल के नाम से भी जाना जाता है। मराठों के हस्तक्षेप से इसे गद्दी से उतार फेंका गया। ठीक है, शाहजहां तृतीय था। इसको बोला जाता है मुही उल मिलत। क्या बोलते हैं? मुही उल मिलत। फिर आते हैं शाह आलम द्वितीय। कहाँ पे? शाह आलम द्वितीय। इसके शासनकाल में दो निर्णायक युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध एवं बक्सर का युद्ध हुआ है ना। ये जो शाह आलम था द्वितीय, इसके शासनकाल में दो निर्णायक युद्ध हुआ, और यही दोनों युद्ध से अंग्रेज का अगर कहा जाए तो वास्तविक नींव भारत में पड़ा है ना। बक्सर के युद्ध के दौरान भारत में अपना सत्ता का प्रभुत्व जमा लिया। तो 1761 में एक युद्ध हुआ पानीपत का, है ना। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, और बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। ठीक है, 64। पानीपत के तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। ठीक है, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को परास्त कर दिया 1761। ठीक है, फिर 4 साल बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि की शर्तों के अनुरूप शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया। कहाँ रखा गया? इलाहाबाद में रखा गया। इसने कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी सौंपने के लिए फरमान भी जारी की। मतलब 1765 में इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, उसके शर्तों के अनुरूप शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? इलाहाबाद। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी सौंपने के लिए फरमान भी जारी हुआ 1765 के इलाहाबाद की संधि से। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पूछता है। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी सौंपने का जो फरमान जारी हुआ था, किस संधि के? 1765 के इलाहाबाद के संधि। काहे कि 1761 में युद्ध हो गया था, तीसरा पानीपत, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक है, 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। ठीक है, उसके बाद 1772 में शाह आलम द्वितीय को मराठा दिल्ली ले आए, जहां वो 1803 तक रहे। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज ने दिल्ली पर कब्जा कब किया? 1803 ईस्वी में। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। जो अहमद शाह अब्दाली था, वो भारत पर क्या बार आक्रमण किया? 8 बार। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। गुलाम कादिर खान ने शाह आलम द्वितीय की हत्या 1806 ईस्वी में करवा दी। ठीक है, आते हैं अकबर द्वितीय।
अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा। जो हम लोग राजा राम मोहन राय कहते हैं, तो नाम के आगे जो राजा लगा है मोहन जी के सामने आगे में, उसका उपाधि कौन दिया है? अकबर द्वितीय। इसके शासनकाल के दौरान 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं को मुगल शासक के अधीन कहलाना समाप्त कर दिया और मुगल शासक के नाम पर सिक्के जारी करना बंद कर दिया गया। मतलब जो अकबर द्वितीय थे, उन्होंने राम मोहन को राजा की उपाधि से नवाजा और इसी के शासनकाल में 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं को मुगल शासक के अधीन कहलाना समाप्त कर दिया, ठीक है, और मुगल शासक के नाम पर सिक्के जारी करना बंद कर दिया, ठीक। उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जिसको जफर भी कहा जाता है, बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल सम्राट है। कौन है? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और कहाँ भेज दिया गया? रंगून, है ना। बहादुर शाह जो द्वितीय था, उसको 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें अंग्रेज के द्वारा रंगून भेज दिया गया, ठीक है, क्योंकि 1857 क्रांति में भाग ले लिया था। हाँ, दिल्ली से। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। लाल किला में एक महल है हीरा महल, उसको बहादुर शाह जफर ने बनाया था। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के समय ही दिल्ली में रहते थे, ठीक है। मिर्जा गालिब काफ़ी, हाँ, मतलब इतिहास का सबसे बेहतरीन अगर शायर का उपाधि दिया जाए तो यही थे मिर्जा गालिब, है ना। ये बहादुर शाह जफर के समय दिल्ली में रहते थे और हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में ही स्थित है।